जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फटाफट तेजी से कमेंट करें, बताएं सारे बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, पिछली क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कई सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आते हैं किसके पॉइंट पे, तो बलबन पे पहुंचते हैं। यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे स्लेव डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे थे, और दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे थे। उसी में शेष भाग यानी कौन सा, तो स्लेव डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे थे, यानी गुलाम वंश हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है ना, क्या पढ़ रहे थे, गुलाम वंश। उसमें हम लोग देखते हैं शेष भाग। शेष भाग हम लोग रुकनुद्दीन यानी कि नसरुद्दीन महमूद को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बलबन। क्लियर सर रास्तों। जय हिंद प्यारे बच्चे, विवेक सभी को जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, तो बलबन। यानी किसको पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो बलबन। यानी किसको पढ़ेंगे, तो बलबन को पढ़ने वाले हम लोग। किसको, तो बलबन को। बलबन की अगर हम बात कर लें तो बलबन का टाइम पीरियड कब से कब होगा भाई, इसका टाइम पीरियड होगा कब से कब तक। तो बलबन का समय काल की अगर बात करोगे तो 1265 से 1287 AD, 1287 AD इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, इसका पूरा नाम होगा गयासुद्दीन बलबन। यानी क्या नाम होगा, बलबन। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। अब बलबन की अगर हम बात कर लेते कि बलबन का वसीयत किसने लिखा था, क्या किसने किया था, तो बलबन के बारे में सारा A to Z पोस्टमार्टम करते हैं इसके बारे में पूरा का पूरा। सबसे पहले इसकी पॉलिसी क्या थी बलबन की, तो ध्यान रखिएगा इसकी पॉलिसी क्या होगी, यानी नीति क्या होगी बलबन की। सबसे पहला पॉइंट, इसने एंड किसे किया, यानी किसे समाप्त किया। तो सबसे पहले बलबन ने पॉलिसी क्या लागू की थी, आयरन एंड ब्लड। यानी क्या, तो लौह और रक्त। ध्यान रखिएगा, अभी तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट नहीं मार्क किया है, ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक मार्क कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इससे सवाल आपका रहता ही रहता है। इसने एंड क्या किया, तुर्काने चिहलगानी को एंड किया। तुर्काने चिहलगानी, तुर्काने चिहलगानी को समाप्त किया। किसे समाप्त किया, तो तुर्काने चिहलगानी। तुर्काने चिहलगानी का मतलब हो जाएगा कौन सा दल, तो चालीसा दल। हाँ बिल्कुल, तो इसने चालीसा दल को क्या किया बेटा, समाप्त किया। चालीसा दल को क्या करता है, समाप्त करता है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट क्या करता है, चालीसा दल को समाप्त किया। और अपने दरबार को किस दरबार की तरह सजाया, इसके कोर्ट का मॉडल क्या था, यानी क्या दरबार का तरीका क्या था, तो क्या हो जाएगा, पर्शियन मैनर। क्या हो जाएगा, तो पर्शियन मैनर। यानी क्या, तो फारसी तरीका। यानी क्या हो जाएगा, तो फारसी तरीका, पर्शियन मैनर की तरह अपने दरबार को सजाता है। जैसे चालीसा दल कहते हैं उसे समाप्त करता है पर्शियन मैनर। और बात कर ले इसने टाइटल क्या क्या लिया, तो दो टाइटल इसके बड़े पॉपुलर हैं। इसने टाइटल क्या लिया, यानी उपाधि क्या लेता है, इसने उपाधि क्या लिया, तो एक उपाधि हो जाएगा जिल ए इलाही। जिल ए इलाही, यानी क्या, जिल ए इलाही। जिले इलाही का मतलब क्या होता है, दूसरा उपाधि क्या होगा, नियाबते खुदाई। नियाबते खुदाई, यानी क्या, नियाबत ए खुदाई। देखो, जिले इलाही नियाबत ए खुदाई, जिले इलाही का मतलब हो जाएगा क्या, शैडो ऑफ गॉड। शैडो ऑफ गॉड यानी क्या, तो ईश्वर का छाया। ईश्वर का छाया। नियाबते खुदाई का मतलब क्या हो जाएगा,
तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड यानी क्या, ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का प्रतिनिधि। तो जिल ए इलाही नियाबते खुदाई, जिल ए इलाही का मतलब हो गया शैडो ऑफ गॉड, और नियाबते खुदाई का मतलब हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, यानी क्या, ईश्वर का प्रतिनिधि। तो ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिनिधि। इसने अभी पूरा समझाएंगे, डिप डेप्थ में समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी इसको पूरा डिटेल में और चलेंगे। इसने जिले इलाही नियाबते खुदा, ईश्वर की छाया, ईश्वर का प्रतिनिधि। और क्या एंड करता है, स्टार्ट करता है क्या, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, क्या शुरू करता है भाई, सिजदा और पैबोस, यानी क्या, सिजदा एंड पैबोस। ईश्वर का मतलब यहां पर अल्लाह, ईश्वर का मतलब अल्लाह, तो मतलब ईश्वर का मतलब अल्लाह। यहाँ ईश्वर का तदाद में किससे है, ईश्वर का मतलब यहां पर अल्लाह जिसे कहते हैं, अल्लाह यानी खुदा, खुदा कह लीजिए समझने के लिए, ध्यान रखिएगा। यहां पर ईश्वर का मतलब हो गया खुदा, ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा। सिजदा एंड पैबोस यानी क्या शुरू करता है, सिजदा और पैबोस, सिजदा एंड पैबोस। और क्या स्टार्ट करता है, नौरोज फेस्टिवल, यानी क्या शुरू करेगा, सिजदा और पैबोस, और क्या, नौरोज त्योहार। चलो अब इन महोदय के बारे में पूरा डिटेल जाते हैं। अरे खुदा का प्रतिनिधि मानता था, ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, खुदा को नहीं, खुदा का प्रतिनिधि, खुदा का प्रतिनिधि, ठीक, अपने आप को मानता था, ईश्वर का प्रतिनिधि। तो खुदा हमने लिख लिया, अगर खुदा मिल जाए तो मतलब वही होगा, ठीक है। गॉड का मतलब एक ही होते हैं, भगवान। खुदा का प्रतिनिधि, खुदा का छाया। अरे लो भाई, हटा देने फिर पता चलेगा तुम सारे के सारे लोग उल्टा मार करके आ जाओगे, कहोगे फिर अमरेंद्र श्रीवास्तव से इतिहास पढ़ा था, और अमरेंद्र श्रीवास्तव अपनी बेइज्जती नहीं झेल सकते, मंजूर नहीं है। ठीक, चलो देख लेते हैं। खुदा का प्रतिनिधि हो जाएगा क्या, खुदा की छाया। अब ठीक है, अब ठीक है ना। चलो यहां तक की बातें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब इनके बारे में एक एक करके सारी की सारी बातें हम आपको क्या कराते हैं, क्लियर कराते हैं। रजत्व का कौन सा सिद्धांत इसी को कहते हैं, रजत्व का दैवी सिद्धांत कहते हैं इसी को कहते हैं राजत्व का, राजत्व का दैवी सिद्धांत, दैवी सिद्धांत यानी किंगशिप थ्योरी ऑफ गॉड। रजत का दैवी सिद्धांत इसी को कहते हैं। और एक पॉइंट, बलबन की वसीयत, बलबन की वसीयत बर्नी ने लिखा, बर्नी ने लिखा, जो समय का लेखक माना जाता है, बर्नी ने लिखा था। ठीक, बर्नी ने लिखा था कर दीजिएगा, ठीक है। किसने लिखा था, तो बर्नी ने लिखा था। अब इसको समझते हैं डेप्थ में। देखो बलबन, आपने देखा चालीसा दल क्या कर रहे, ध्यान से सुनना, इल्तुतमिश से आते हैं। चालीसा दल को किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। तो चालीसा दल, अब बिल्कुल जीरो फ्लैट कर दीजिए अपने आप को, दिमाग का भी थोड़ी देर के लिए ब्लैंक, अब फिर से रिफ्रेश करना है, ठीक है। बलबन क्या करता है, बलबन की पहले अगर बात करेंगे, बलबन सुल्तान की जो वैल्यू होती है वो गिर चुका था, उसे उठाने का प्रयास करता है। कैसे करता है, चालीसा दल यानी तुर्काने चेहलगानी, ग्रुप ऑफ 40 सरदारों का, गुलाम सरदारों का ग्रुप था जो इल्तुतमिश ने बनाया था। उसने क्या कर देखा आपने कि रजिया को रिप्लेस कर, मतलब रजिया को शासक नहीं बनने दी, रुकनुद्दीन फिरोज को बनने दी। फिर रजिया गद्दी पर बैठी, फिर रजिया को हटा करके बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया गया। अब रजिया कैसे मरी, क्या मरी, वो बात की बात है। कुछ लोग कहते हैं चालीसा दल के सदस्यों ने ही मरवाया था, क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगवा दिया। तो उन्होंने बहराम शाह को मरवा दिया, बहराम शाह को शासक बना दिया। फिर बहराम शाह 2 सालों तक रहा, 40 से 42 तक। बहराम शाह को हटा दिया, फिर किसे बना दिया, अलाउद्दीन मसूद शाह को बना दिया। ये सब कौन बना रहा है, तो तुर्काने चेहलगानी, जस्ट लाइक ए किंग मेकर, यानी राजा बनाने की भूमिका प्ले करता था, उसे भी हटा दिया गया।
उसे मतलब ऐसे कह लीजिए बहराम शाह को भी हटा दिया गया, अलाउद्दीन मसूद शाह को भी हटा दिया गया, और कौन बनता है? नसरुद्दीन महमूद को चालीसा दल ने शासक बनाया। नसरुद्दीन महमूद से बलबन अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। नसरुद्दीन महमूद से बलबन के रिलेशन हो जाते, बढ़िया अच्छे खासे संबंध हो जाते। और जो 40 गुलामों का सरदार हुआ, 40 गुलामों में जो समूह हुआ करता था, उसका एक सदस्य था कौन? बलबन। अब बलबन को सारी पावर दे देता है कौन? रुकनुद्दीन, अरे जो है बलबन को सारी पावर देता कौन? तो जो आखिरी था नसरुद्दीन महमूद। सारी पावर देता कौन? नसरुद्दीन महमूद सारी पावर देता किसको? बलबन को। बलबन जब गद्दी पर बैठता है तो एक पॉलिसी लागू करता है, क्या? आयरन एंड ब्लड। तलवार किसकी बनी होती है भाई? कहीं ना कहीं आयरन की। और तलवार को क्या चाहिए? तो खून चाहिए। तो सबसे पहले बलबन ने क्या किया? तुर्काने चिहलगानी के जितने भी मेंबर थे, जितने भी तुर्काने चिहलगानी के मेंबर थे, सभी को क्लीन करता है, सभी को क्लीन करता है। अरे सैयद बरदर अभी दूर आएंगे बेटा, सैयद बरदर आएंगे तो सैयद बरदर पे भी बात करेंगे, ठीक है? अभी तो सैयद बरदर ने, अभी यहां पर हैं हम लोग। हाँ, नसरुद्दीन महमूद बड़ा सादा जीवन जीता था, टोपी सी करके जीवन जीता था, कुरान की नकल बना करके जीवन जिया करता था, बहुत सादा जीवन जीता था। और सारी पावर दे दी उसने बलबन को, और अपना मस्त हो गया दूसरी दुनिया में। बलबन गद्दी पर बैठते लौह और रक्त नीति को लागू करता है। इसने क्या किया? गद्दी पर बैठते तुर्काने चिहलगानी के जितने सदस्य थे उन सभी का सर क्या कर दिया? कलम कर दिया। बोला सबसे बड़ी समस्या की जन कौन है? तो चालीसा दल। तो एक काम करो, चालीसा दल को क्लीन कर दो, ना रहेगा चालीसा दल ना होगी समस्या। तो इसने तुर्काने चिहलगानी के जितने मेंबर थे खुद को छोड़ के, एक आध दो इधर उधर भाग गए होंगे तो बात नहीं करता, मोस्टली लोगों को मरवा देता है, और अपने दरबार को कहां के दरबार की तरह सजाता? तो फारस के दरबार। फारस का मतलब पर्सिया, पर्सिया के दरबार की तरह सजाता। पर्सिया के दरबार में क्या होता? जब सुल्तान चलते तो उनके अगल बगल लोग ओपन तलवारें लेकर के चलते। उसी तरह से बलबन करता, जब बलबन चलता तो ओपन तलवारें लेकर, खुली तलवारें लेकर के अगल बगल उसके लोग चलते। यदि दरबार में कोई हंसते हुए पाया गया तो उसका सर कलम, यदि दरबार में कोई बात करते हुए पाया गया तो सर कलम, यदि दरबार में कोई मुस्कुराते हुए पाया गया तो उसका भी सर कलम। हर छोटी छोटी बात पे बलबन क्या कर देता? सर कलम करवा देता। बड़ा ही खतरनाक था फारस की, एवं पूरी दरबार मौन चलती। इसके बारे में बर्नी लिखता है कि इसका एक बेटा था शाहजादा मोहम्मद, जब मंगोलों का अटैक हुआ तो मारा गया, फिर भी बलबन दरबार में आया, लेकिन इसके चेहरे पे वो सिकन दिखती ही नहीं, किसी कोई गम है, इसका बेटा मरा है, कोई गम नहीं, बिल्कुल ऐसा आता, लेकिन अकेले में बैठ के रोता, पब्लिक के सामने नहीं दिखाता। और उपाधि क्या लिया? जिल ए इलाही नियाबते खुदाई। कहता मैं कोई गुलाम गुलाम नहीं हूं, था ये भी गुलाम, था ये भी गुलाम, लेकिन कहता मैं जिल ए इलाही नियाबते खुदाई हूं, मतलब मैं ईश्वर की छाया हूं, ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मैं कोई गुलाम गुलाम नहीं, जबकि ये भी खुद एक गुलाम था, खुद एक गुलाम था। जिले इलाही नियाबत, कहता मैं ईश्वर का छाया हूं, खुदा की छाया हूं, खुदा का प्रतिनिधि हूं, ठीक। और दरबार में पूरी तरह से मौन रखता था, कहता, और पूरी दरबार मौन चलती। कहते खुदा के दरबार में कभी हंसी मजाक चलता? तो नहीं चलता। तो जब खुदा के दरबार में नहीं तो मैं उन्हीं का प्रतिनिधि हूं, उन्हीं की छाया हूं, उन्हीं की परछाई हूं, तो फिर मेरे दरबार में कैसे? जैसे बहुत सारे टीचर होते हैं ना, देखो बिल्कुल एकदम मौन होकर के पढ़ाते हैं, मतलब मौन कहने का मतलब ना खुद हंसेंगे ना किसी को हंसने देंगे, पूरी दरबार मौन चलती है, अगर सवाल पूछ लिए तो डांट दिए जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, आपको देखोगे, वो तरीका थोड़ा ठीक नहीं है। बच्चों से पूछना चाहिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये पूछना बेहद जरूरी होता है। चलिए, इसने क्या लागू किया? सिजदा और पैबोस। पहले लोग दूर से कहते अस्सलाम वालेकुम, बादशाह सलामत कहता वालेकुम अस्सलाम, इसने कहा सब खत्म, सिजदा करो। सिजदा का मतलब घुटनों पर बैठना, कहते ना सजदे में सर झुकता हूं यारा मैं क्या करूं, सुना होगा गाना ना बढ़िया वाला। तो कहता घुटनों पर बैठ के सिजदा करिए। और पैबोस, पैबोस का मतलब होगा, पै का मतलब पगड़ी, बोस का मतलब होता है किस करना। तो अपनी पगड़ी निकाल करके, ओस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों में रखना और उसका क्या करना? किसिंग करना। तो ये कहलाता है सिजदा एंड पैबोस। क्या कहलाता है? सिजदा एंड पैबोस, ठीक। तो ये शुरू करता है कौन? बलबन। और इसने क्या स्टार्ट किया? नवरोज त्योहार। कौन सा फेस्टिवल स्टार्ट करेगा? नवरोज फेस्टिवल। नवरोज त्योहार मतलब कहता है कि मैं सिंपल सा पूरी दरबार में कहता मैं खुदा का प्रतिनिधि हूं, खुदा की छाया हूं,
तो मेरे सामने भी तो घुटनों पर बैठो, सिजदा करो। तो ये लागू करता। और क्या करता, नौरोज त्योहार स्टार्ट करता है। कौन सा त्योहार, नौरोज त्योहार, जो पारसी धर्म का त्योहार था। इसमें 24 घंटे लाइट जलती रहती है, बहुत बढ़िया, नए साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बड़ा अच्छा त्योहार माना जाता है। रजत्व का दैवी सिद्धांत लागू करता, मतलब देव के बराबर। और बलबन की वसीयत किसने लिखा, बर्नी ने। अब सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, सभी का यहां तक क्लियर है? तो अपना खुद हंसेगा न किसी को हंसने देगा। बस इतना बताओ सारे बच्चे, सभी का क्लियर है? फटाफट जल्दी से बताओ, सारे बच्चे कमेंट करके जल्दी से बताएं। सारे बच्चे फटाफट तेजी से बताएं, जल्दी से बताएं सारे बच्चे, फटाफट तेजी से। किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल तो पूछ लीजिए, फटाफट जल्दी से बताएं। चलिए, यस सर सूरज जी का। और एक तो इतना सारे फ्लावर मत बनाया करो, समझ में नहीं आता है। चलिए बाकी बच्चे बताएं भाई, सभी का क्लियर है? बाकी बच्चे बताएं, जल्दी से बताएं सारे बच्चे, जल्दी से बताएं सारे बच्चे। चलिए यस सर क्लियर। आशीष जी का, खुशी जी का, राना जी का, रिशिता, मोहम्मद, अनीसा, देवेश, सुदिशा, तुलिपा, जया, विवेक, आशुतोष, सभी का क्लियर। आदित्य बहुत बढ़िया, सभी का क्लियर। पंकज, आनंद, नो डाउट सर, आनंद, आदित्य जी, आशीर्वाद जी क्लियर सर, इट गॉट इट, भोजपुरी नाम लिखे लगे, भोजराज, अच्छा भोजराज जी, जलालुद्दीन, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। अब्बास, आदित्य राज, सभी का। हाँ, बलबन तुर्काने झेलगानी का मेंबर था, तो क्या ही फर्क पड़ता, किसी का मेंबर हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना। सिंपल सा लॉजिक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था, किसका मेंबर था किसका नहीं मेंबर था, उन्हें क्या ही फर्क पड़ रहा था। सिंपल सा बात है। वो सब तो इतने खतरनाक थे, मस्त वाले थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगला सवाल आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। बलबन ने कुछ डिपार्टमेंट भी बनाया था। ठीक, क्लियर सर, क्लियर सर। सर एंशियंट हिस्ट्री को छोटा करके देखो, जहां पर ज्यादा सवाल आता है आदमी वहीं की तरफ भागता है। ठीक है गोलू जी, जहां पर जिसका सवाल ज्यादा आता है उस पॉइंट से। चलिए आते हैं, बात करते हैं कौन तुर्का। सबसे पहले दीवाने आरिज, दीवाने अर्ज, अर्ज मिलेगा तभी मार कर देना, दीवाने अर्ज। जैसे अर्ज मिलेगा तभी मार कर देना, ध्यान रखिएगा, अर्ज मिलेगा तभी मार कर देना। यानी क्या कहते हैं, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। और बता दें इसको किसने बनाया था, ये क्या था। तो एक तरीके से दीवाने अर्ज स्टार्टेड बाई बलबन, किसके द्वारा शुरू किया गया, बलबन के द्वारा। ये था क्या, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट, आईबी डिपार्टमेंट था। मतलब क्या, तो गुप्तचर विभाग, आईबी डिपार्टमेंट, या इसी को कहते हैं स्पाई डिपार्टमेंट, यानी क्या, गुप्तचर विभाग। और बात कर लेते हैं, इसका हेड कौन होता था। इसका प्रमुख कौन होता था, तो बरीदे मुमालिक। कौन होगा, बरीद ए मुमालिक। बरीदे मुमालिक, इसका हेड कौन हो जाएगा, बरीदे मुमालिक। ठीक, तो कौन हो जाएगा, बरीदे मुमालिक। और बातें कर लेते हैं, इसके बाद आएगा तो हेड कौन हो जाएगा, बरीदे। तो स्टार्ट करता है कौन, बलबन। कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा, ठीक, आईबी डिपार्टमेंट। और हेड कौन होगा, तो बरीदे मुमालिक, यानी गुप्तचर विभाग। बरीद क्या होते थे, छोटे छोटे गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था। छोटे छोटे गुप्तचरों को क्या कहते थे, बरीद कहते थे। ठीक है, छोटे छोटे गुप्तचरों को क्या कहते थे, बरीद कहते थे। बरीद पूछा जाता बार बार। दीवाने, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो जाता है, इसको थोड़ा मिस्टेक, इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। दीवाने अर्ज लिखा है ना हमने, तो इसको थोड़ा ठीक करें आप लोग। अर्ज है ना, ये होता था सेंट्रल आर्मी डिपार्टमेंट, बाय मिस्टेक हमने लिख दिया सेंट्रल आर्मी डिपार्टमेंट, अर्ज है ना।
यानी क्या, केंद्रीय सैन्य विभाग। केंद्रीय सैन्य विभाग, इसका हेड कौन हो जाएगा? इसका हेड कौन हो जाएगा? तो आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, ये केंद्रीय सैन्य विभाग था। हाँ, ये कौन सा? तो केंद्रीय सैन्य विभाग। तो केंद्रीय सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज। दीवाने बरीद जो था, दीवाने बरीद, ठीक, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग, बाय मिस्टेक हो गया था। तो बलबन के द्वारा केंद्रीय सैन्य विभाग था, हेड कौन हो जाएगा? तो अरीज मुमालिक। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर हम लोग दीवाने बरीद। दीवाने बरीद कौन हो जाएगा? दीवाने बरीद, ये आपका गुप्तचर विभाग होगा। दीवाने बरीद, बाय मिस्टेक लिखा जाता है, कभी कभी हो जाता है। दीवाने बरीद ये क्या हो जाएगा? तो स्टार्टेड बाय बलबन। स्टार्टेड बाय बलबन, ये हो जाएगा कौन सा? तो आईबी या स्पाई डिपार्टमेंट। आईबी डिपार्टमेंट, अब ठीक है, या इसी को कहते हैं स्पाई डिपार्टमेंट। समझने के लिए आपको हमने लिख दिया गुप्तचर विभाग। इसका हेड कौन हो जाएगा? यानी इसका प्रमुख कौन हो जाएगा? तो इसका हेड हो जाता है कौन? बरीदे मुमालिक। क्या हो जाता है? बरीदे मुमालिक। क्या हो जाएगा? बरीदे मुमालिक, ठीक है। तो हेड बरीद मुमालिक। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि बरीद कौन थे, बरीद कौन थे, तो ध्यान रखिएगा बरीद आपके गुप्तचर हो जाएंगे। बरीद कौन हो जाएंगे? तो बरीद आपके गुप्तचर हो जाएंगे। छोटे छोटे गुप्तचरों को कहते थे बरीद। छोटे छोटे गुप्तचरों को कहते थे, ध्यान रखिएगा, क्या कहते थे? बरीद कहते थे। फिर से समझ लीजिए, छोटे छोटे गुप्तचरों को क्या कहते थे? बरीद कहते थे। इसके समय एक विद्रोह होता है जिसे तुगरिल खां का विद्रोह कहते हैं, और जो कि 1275 से 1278 में होता। तुगरिल खां का विद्रोह, एकमात्र विद्रोह, और उसको दबाने के लिए भेजा जाता है किसको? मलिक मुक्कदीर को। मलिक मुक्कदीर को, जो तुगरिल कुश का उपाधि लेता है। इसके समय एकमात्र विद्रोह होता है बलबन के समय, और विद्रोह होता है तुगरिल खां का, रिवोल्ट ऑफ तुगरिल खां। रिवोल्ट ऑफ तुगरिल खान। तुगरिल खान, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके रिवाइज होने की संभावना आपकी खूब बनती है। तुगरिल खां का विद्रोह। ईयर हम लिख दे, नहीं ईयर आप याद करो ना करो, मर्जी आपकी है। ये कब करता है? तो 1175, कहीं कहीं मिलता है 1178। अरे 1275, 1278 दोनों रहेगा तो आपको 78 मार्क करना। दोनों रहेगा तो आपको 78 मार्क करना, ध्यान रखिएगा। दोनों रहेगा तो 1178 आपको मार्क, 1278 आपको मार्क करना है। कहां पर करता है? तो बंगाल में। कहां पर? बंगाल में। ये बार बार पूछा जाता है कि बलबन के समय एकमात्र विद्रोह कहां पर हुआ? तो बंगाल में हुआ। बलबन के समय एकमात्र रिवोल्ट कहां पर होगा? तो बंगाल में होगा। हाँ, बंगाल का गवर्नर था जो अपने आप को क्या करता? आजाद कर देता, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। और ये एंड किसके द्वारा किया जाता है? तो एंड बाई मलिक मुक्कदीर। मलिक मुक्कदीर किसके द्वारा किया जाता है? मलिक मुक्कदीर के द्वारा। समाप्त किसके द्वारा? इसको समाप्त मलिक मुक्कदीर के द्वारा। मलिक मुक्कदीर, मलिक मुक्कदीर द्वारा, ठीक। और मलिक मुक्कदीर को एक उपाधि दी जाती है, कौन सी? तो इसे कहते तुगरिल कुश की उपाधि। इसे कौन सी? मलिक मुक्कदीर को एक टाइटल दिया गया, टाइटल तुगरिल कुश।
तुगरिल कुश। कौन सी उपाधि दी गई? तो तुगरिल कुश की, तुगरिल कुश किसके द्वारा दिया गया? तो यहां पर लिख लेना गिवन बाय बलबन, सिंपल सा लॉजिक होगा। अब आप फिर से समझ लीजिए, बलबन के समय एकमात्र विद्रोह होता है, और विद्रोह होता है कौन? तुगरिल कुश का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तुगरिल कुश का, अरे तुगरिल खान का विद्रोह। और इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है किसको? तो इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है किसको? तो ध्यान रखिएगा, किसको? मलिक मुक्कदीर को। और ये इस विद्रोह को समाप्त करता है और कौन सी उपाधि लेता है? मलिक मुक्कदीर का। ठीक, कौन कर देता है? मलिक मुक्कदीर का। हाँ, बताएं क्या डाउट है? जब आपका ऐसा कोई डाउट रहे, किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, तो उसको आप लास्ट में पूछ लें, ठीक है? ओपन नहीं हो रहा? पीडीएफ तो सारे ओपन हो रहे हैं बेटा, ये कौन सा ओपन नहीं हो रहा है? चलो मैं देख लेता हूं फिर भी। 4-5 कौन से क्लास का 4-5 कह रहे हो आप? सारे ओपन हो रहे हैं। एक बार दोबारा रीचेक करो, अच्छे से रिफ्रेश करो या डाउनलोड करो, दोबारा देख लो कहीं पे। ऐसा नहीं होगा, सारे बाकी बच्चों का हो रहा तो आपका क्यों नहीं होगा? ठीक, चलिए। बलबन का सेनापति कौन था? तो इमादुल मुल्क था। ध्यान रखिएगा, बलबन का सेनापति इमादुल मुल्क। बलबन का सेनापति, सेनापति कौन हो जाएगा? तो इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इमादुल मुल्क। ठीक, कौन हो जाएगा? इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क कौन था? बंगाल का, अरे यही था बंगाल का गवर्नर भाई। इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। इसे बंगाल का गवर्नर था, विद्रोह कर देता है। ये देखो, ये बंगाल का गवर्नर था। ये था कौन? तो गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर इसे बनाया गया था, अपने आप को आजाद कर देता है। अपने आप को आजाद कर देता है, ठीक है? तो अपने आप को आजाद कर देता है। तो तुगरिल कुश की उपाधि दी जाती है, मलिक मुक्कदीर इसे खत्म कर देता। बलबन का कमांडर कौन हो जाएगा? इमादुल मुल्क। कौन हो जाएगा? इमादुल। बलबन ने एक महल भी बनवाता है, रेड पैलेस। क्या बनवाता है? रेड पैलेस। ध्यान रखिएगा, बलबन बिल्ट रेड पैलेस इन कहां पर? तो दिल्ली। बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया। लाल महल का निर्माण करवाया। बलबन बिल्ट रेड पैलेस इन दिल्ली। तो बलबन ने दिल्ली में कौन सा महल बनवाता है? लाल महल का निर्माण करवाया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब बलबन के 3 बेटे थे। बलबन की अगर बात कर ले तो 3 बेटे थे बलबन के उत्तराधिकारी, ठीक है? बलबन के 3 बेटे थे। अपने बेटों का नाम, ठीक, वो फारस के शासकों की तरह रखता है। बलबन के 3 पुत्र थे, कैकुबाद क्यूमर्स सन ऑफ बलबन। बलबन के पुत्र, तो बलबन के पुत्र कौन कौन से थे? ध्यान रखिएगा। एक हो जाएगा बेटा कौन? कैकुबाद। दूसरा हो जाएगा कौन? क्यूमर्स। और तीसरा हो जाता है कौन? कैकाउस। कैकुबाद, क्यूमर्स और कौन हो जाएगा? कैकाउस। यानी कौन? कैकुबाद, कैकुबाद, क्यूमर्स और कौन? कैकाउस। कैकाउस। इसके नाम पर कोई साम्राज्य नहीं बनता, इसके नाम पर कोई राज्य नहीं बना। ध्यान रखिएगा, मतलब इसको कोई शासक नहीं बना। 2 बच्चे बलबन के जिंदा थे जो शासक बनते हैं। कैकाउस की डेथ हो गई। और ये नाम किसके नाम पर रखता बलबन? तो अपने बेटों के नाम पे रखा। मतलब ये फारस के जो राजा लोग होते हैं उनके नाम पर नाम रखता है। बलबन ने अपने पुत्र का नाम, बलबन के पुत्र, इनका नाम, मतलब ऐसे कह लीजिए ये जो तीनों लोग हैं ना, ये तीनों लोग,
इनका नाम फारस के राजाओं के नाम पर, इनका नाम फारस के शासकों के नाम पर पड़ा। फारस के जो शासक लोग थे उनके नाम पर इनका नाम रखता, कैकुबात क्यूमर्स, ठीक। तो ये उनके नाम पर रखा जाता, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे नाम इसके नाम पर रखा गया, तो बलबन के बेटों के नाम पर, ठीक है, ये नाम रखा गया इनके बारे में, ठीक। रजत सिद्धांत का इंग्लिश होता है किंगशिप थ्योरी, किंगशिप थ्योरी कहते हैं उसी को, किंगशिप थ्योरी, राजा का सिद्धांत, किंगशिप थ्योरी, ठीक है, रजत्व का सिद्धांत उसी को कहते हैं। चलिए अब क्लियर है सभी का। तो बलबन बड़ा देर जिंदा रह ले, इसे मार दिया जाए, काफी देर से बलबन महोदय जिंदा है। तो डेथ एंड टो, मृत्यु और मकबरा, तो मृत्यु और मकबरा बलबन का कहां पर होगा? इतना खतरनाक शासक था, मृत्यु और मकबरा कब होगा? तो ध्यान रखिएगा 1287 कहां पर? तो दिल्ली में, कहां पर? तो दिल्ली में। मृत्यु और मकबरा दोनों कहां पर हो जाएगा? दिल्ली में। इसके बाद अगला जो शासक बनेगा वो होगा आपका कौन? कैकुबाद। कौन हो जाएगा? कैकुबाद। कैकुबाद, कैकुबाद के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 1287 से 1290, 1287 से 1290 एटी किसका हो जाएगा? कैकुबाद का टाइम पीरियड, 1287 से 1290, ठीक। इसने एक दुर्ग था किलोखरी दुर्ग, किलोखरी दुर्ग कहां पर है? हरियाणा में। इसने क्या किया था? तो बिल्ट मतलब बनवाया, क्या बनवाता है? किलोखरी फोर्ट, किलोखरी फोर्ट इन कहां पर? तो हरियाणा। किलोखरी दुर्ग का निर्माण, किलोखरी दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का निर्माण कहां पर? तो हरियाणा में, हरियाणा में। तो इसने, ठीक, अब किलोखरी दुर्ग का निर्माण करता कहां पर? हरियाणा में। फिर कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद ध्यान रखिएगा, कुछ समय के बाद इसे क्या कर देता है? लकवा मार देता है, ठीक। हाँ, कुछ समय के बाद क्या होता है? इसे लकवा मार देता है। कुछ समय के बाद क्या करता है? इसे लकवा मार देता है। कुछ समय बाद क्या होता है? लकवा मार देता है, लकवा मार देता, ठीक। और अगला शासक बन जाता है कौन? अगला शासक क्यूमर्स। कुछ लोग इसी को अंतिम शासक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इसी को अंतिम शासक कहते हैं, कुछ लोग इसी को अंतिम शासक कहते हैं, ठीक। तो कुछ लोग इसी को अंतिम शासक कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं दूसरा था। तो इसके बाद आ जाता है कौन? क्यूमर्स। इसके बाद आता है एक शासक कौन? क्यूमर्स। कौन आ जाता है? क्यूमर्स। ये थोड़े समय के लिए बनता है, ध्यान रखिएगा, ये 1290 में ही बनता है। इसे कहते हैं लास्ट रूलर ऑफ, लास्ट रूलर ऑफ कौन सी डायनेस्टी? तो स्लेव डायनेस्टी, यानी क्या? गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक आपका ये हो जाएगा। और क्यूमर्स की हत्या कौन कर देगा? तो ध्यान रखना, इसकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ही वॉज किल्ड बाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसकी हत्या जलालुद्दीन
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। इसकी हत्या किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। ठीक, और एक गुलाम वंश का अंतिम शासक। और अगला शासक आपका हो जाएगा, अगला शासक आपका हो जाएगा कौन? तो खिलजी डायनेस्टी। यहां तक सभी का क्लियर है? किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। राजस्व का दैवी सिद्धांत मतलब राजा देवता के बराबर होता है, इसी को कहते हैं राजत्व का दैवी सिद्धांत, मतलब राजा इक्विवेलेंट टू गॉड। ठीक है बेटा सानो, राजा गॉड के। कृष्णा बलबन की डेथ नॉर्मल होती है, कोई उसे नहीं मारता है। ठीक, कोई नहीं मारता है। कोई मारेगा तो हम जरूर लिखवा देंगे कौन मार रहा है, कौन क्या कर रहा है। चलिए और बताएं, किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? पूछे, कोई डाउट है तो पूछें, जिसको डाउट हो वो पूछे, जिनको डाउट नहीं है उनका तो मस्त होगा। हाँ, लास्ट इंपॉर्टेंट किंग अगर पूछेगा तो बलबन होगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, बहुत बढ़िया। तुलिका, आशीष, अतुल, खुशी, नालिन, बहुत बढ़िया। आशुतोष, सभी का। हाँ अनूप पूछे, क्या डाउट है पूछे, अगर डाउट है तो पूछे। मैंने बोला ना पूछे, अगर किसी को डाउट है तो पूछो, लिटिल लिटिल मत लिखा करो। कोई डाउट है तो पूछो। कैसे लिटिल लिटिल लिख देते हो? मतलब एक बच्चा अगर लिटिल लिख दिया तो उसी का कॉपी करोगे? कुछ है तो पूछो ना डायरेक्टली, अगर कुछ दिक्कत है तो पूछो। मैंने बोला आपको पूछो तो पूछो। चलिए, आदित्य मिश्रा क्लियर, अयोध्या क्लियर, आदित्य पांडे क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। फारस का राजा ही क्यों ऐसा था कि फारस राजा का नाम? देखो विक्रम जी, फारस के सर नालंदा में बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ाया जाता, हाँ बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था। और दिल्ली सल्तनत वालों को पूरे भारत पर अधिकार था या केवल दिल्ली? दिल्ली पर मेन इनका अधिकार था, दिल्ली पर अधिकार था। इनका मेन सेंटर दिल्ली था, इसी के कारण से दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ठीक, अखिल बलबन बवाना शासक। बवाना शासक क्या होता है जी? लिटिल डाउट मीन्स नो डाउट। हाँ तो नो डाउट लिखा करो उसको। नहीं, अब दोबारा रिपीट इतनी बार नहीं करेंगे बेटा, अगर तुरंत टॉपिक में रहे तो वहीं पे बोला करो। और दोबारा पूरा थोड़ी समझा पाएंगे, पूरा का पूरा बार बार, क्योंकि फोकस किया करो। जब पढ़ाने समय हो तो पढ़ने में ध्यान दिया करो। किसी और का तो डाउट आ ही नहीं रहा। नो डाउट सर, नो डाउट सर, नो डाउट सर। चलिए बहुत बढ़िया, अब उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। लिटिल डाउट का मतलब ना के बराबर, तो सीधे नो लिखा करो, तो लिटिल क्यों लिखते हो? नहीं जैसे देखो, वो हमें क्या, खुद ही परेशान रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, फारस का राजा मतलब क्या होता है उस समय? इस्लामिक कंट्री में सबसे महत्वपूर्ण राजा। आज देखो, जैसे कोई कहता है ना तो कहते हैं कि भाई देखो, हम पृथ्वीराज चौहान का नाम लेते हैं, लोग महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं। आज देवताओं में जैसे पहले नाम रखा करते थे किसके नाम पर? भगवान, हिंदू धर्म में भगवान राम के नाम पर, कृष्ण जी के नाम पर। तो मुस्लिम धर्म में बिल्कुल सेम उसी तरह से। ठीक, तो मुस्लिम धर्म में सेम उसी तरह से नाम रखा करते थे। लाल महल का पिक्चर टूटा फूटा है, वो लाल महल नहीं रहा। जो आप अगर सोचोगे लाल महल कोई बहुत बढ़िया, बहुत बेकार सा है। ठीक, सर जी बलबन किसका गुलाम था? ये देखो, ये आंसर बढ़िया आया गोलू का। बलबन जो है इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा गया गुलाम था। इल्तुतमिश के समय खरीदा गया था, लंबे समय से खरीदा गया। इल्तुतमिश कहा जाता है उसे खरीदने, जब वो बालक था छोटा सा तो उसे खरीदने से मना कर दिया था। हाँ, दीवाने बरीद आनंद जी एक पोस्ट हुआ करती थी। ठीक, उसको और मतलब एक दीवाने बरीद एक विभाग होता था, और उसके जो प्रमुख होता था गुप्तचर विभाग होता था, और उसका प्रमुख होता था बरीद मुमालिक। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ आते हैं। क्यूमर्स। अब आते हैं कौन सी डायनेस्टी? तो खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है आपका। कौन सा वंश? तो खिलजी वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? खिलजी वंश। अब खिलजी वंश की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका टाइम पीरियड कब से कब होगा? तो 1290 से लेकर के, खिलजी वंश के टाइम पीरियड की अगर बात करोगे तो इसका टाइम पीरियड 1290 से लेकर के 1320 होगा, 1320 तक। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये
अफगानिस्तान के खिलजी प्रोविंस से, कहां से बिलोंग करते हैं? तो खलजी स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, खलजी प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन प्योर अफगानी नहीं माने जाते, ध्यान रखिएगा, प्योर अफगानी नहीं माने जाएंगे। अफगानिस्तान के खलजी प्रांत से, अफगानिस्तान के खलजी प्रांत से। चलिए क्वेश्चन का आंसर दे सारे लोग। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था? महमूद गजनवी का अंतिम अटैक कब हुआ था? बड़ा प्यारा सवाल पूछ रहे हैं कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था, फटाफट तेजी से बताएं। तो ये खिलजी वंश का आप बात कर लीजिए, अफगानिस्तान के खलजी प्रांत से। अब इसमें पहला शासक आता है कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो अफगानिस्तान के खलजी प्रांत से आने के कारण इन्हें नाम दिया गया क्या? खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इसका टाइम पीरियड कब से कब होगा? तो 1290 से 1296 AD होगा। इसे कहते हैं क्या? तो फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। यानी क्या? खिलजी वंश का संस्थापक। खिलजी वंश का संस्थापक, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर सभी का, प्रिंस जी का बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। प्रसून, जलालुद्दीन अब्बास, वेरी गुड बच्चे। योगेश बहुत बढ़िया बेटा, पंकज, दीपक बहुत बढ़िया, खुशी बहुत बढ़िया, भोला, विक्रम, अनु वेरी गुड बच्चे। हाँ प्रसून, आगरा नहीं बेटा, फ्रांसु आगरा नहीं, ठीक है। आफ्ताब बहुत बढ़िया बेटा, राना। हाँ डेट आपकी मर्जी है, याद करना करो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली। केजे, शिवजर, खुशी, तोलिका, आफ्ताब, आदित्य, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर। जाटों के विरुद्ध बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर, ठीक है। अब देखो इसका राज्याभिषेक कहां पर होता है? ये तो हो गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसे संस्थापक कहते हैं। इसका राज्याभिषेक कहां पर होगा? कोरोनेशन मतलब क्या? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कहां पर होगा? तो किलोखरी फोर्ट। कहां पर होगा? किलोखरी फोर्ट, यानी कहां पर? किलोखरी दुर्ग में। किलोखरी दुर्ग में इसने एक कैंपेन किया था, एक अभियान करता है रणथंभौर में। कहां पर अभियान करता है? रणथंभौर का एक अभियान करता है 1291 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन उसकी किले की मजबूती, इतना मजबूत किला था कि वो मजबूर होकर के, मतलब अगर बात कर लें कि इसका अभियान कहां पर करता है, ये एक रणथंभौर का अभियान करने जाता है। रणथंभौर का नाम सुना है? कहां पर है रणथंभौर? कौन बताएगा? रणथंभौर का अभियान कहां पर? रणथंभौर कौन बताएगा? रणथंभौर कहां पर है? कौन से राज्य में? भारत के कौन से राज्य में रणथंभौर? बड़ा प्यारा सा है रणथंभौर अभियान। रणथंभौर का आक्रमण ये कब करता है? 1291 में। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। यानी कौन सा कैंपेन? तो रणथंभौर कैंपेन। रणथंभौर कैंपेन। सभी का आंसर आ गया राजस्थान। राजस्थान बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर बेटा, राजस्थान। राजस्थान में है। अब ये किला इतना मजबूत था रणथंभौर का, इतना मजबूत किला था, हाँ प्लेस ऑफ वॉरियर वो कह सकते हो। इतना मजबूत किला था कि इस किले को देख करके जलालुद्दीन खिलजी के होश उड़ जाते हैं और कहता है इसे जीत पाना तो संभव है नहीं। तो कहता है कि मैं
एक मुसलमान के बाल को ऐसे 10 किलो से अधिक मूल्यवान समझता हूं। कहता है कि मैं मुसलमान के एक बाल को, मैं मुसलमान के एक बाल को ऐसे 10 किलो से अधिक मूल्यवान समझता हूं। बचपन में एक कहानी सुनी हो। बचपन में आप लोग, ये किसका कथन होता है? जलालुद्दीन का कथन। लो यहां पे लिख दे रहे हैं, जलालुद्दीन का कथन। जलालुद्दीन का कथन। एक बचपन में कहानी सुना होगा आप लोगों ने कि बिल्ली वाली कहानी सुनी होगी। ठीक, ये इसका मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हो गया? एक बचपन में कहानी सुनी होगी, हटो यहां से भागो दूर, खट्टे होते हैं अंगूर। हाँ बिल्कुल, पूछा जाता है कि किस किले को सबसे मजबूत माना जाता है? रणथंभौर का किला। कहते हैं हाँ, अंगूर खट्टे हैं। बहुत बढ़िया रिशिता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। अंगूर खट्टे हैं। कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, मतलब क्या? जब वो चीज मिले ना तो एक काम कह दो कि एक बड़ा बेकार है। एक काम सुनो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाचने की कला है ही नहीं, और अगना क्या उनका टेढ़ा है बचपन में। तो वो तो खैर अलग चीज हो गया। इसे पूरी सेना लेकर के, जब बिल्ली बहुत प्रयास करती है अंगूर तोड़ने का, तो जब नहीं मिलता है तो क्या कहती है? अंगूर खट्टे होते हैं। ठीक, तो वही चीज ये था। जब इस किले को देखता है कि अगर मैं इस किले को जीतने के लिए रणथंभौर को जाता हूं तो वो इतना मजबूत किला है कि मेरी पूरी की पूरी सेना, हाँ लोमड़ी जो भी है, लोमड़ी बिल्ली जो भी है, मान लीजिए, मुझे इतना कहानियां थोड़ी कम याद रहती हैं, फालतू वाली काम का होता है। हिस्टोरिकल तो 100% सही होता है। ठीक है, जब ये देखता है तो कहता है, हाँ कहता है मामला खराब है भाई, जीत तो पाएंगे नहीं, तो जीत नहीं पाएंगे। कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि जब बच्चा मेहनत करता है, जब कुछ नहीं आता, जब बच्चा दिन रात, चूंकि बहुत सारे बच्चे आप में से हैं, मान लीजिए जितने बच्चे हैं, हो सकता है इसमें से 10 बच्चे, मतलब अगर एक छोटा सा रेशियो ले रहे हैं, मान लीजिए इसमें 50% बच्चे सेलेक्ट हों। हालांकि मैं तो चाह रहा हूं 100% सेलेक्ट हो, लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो 50% बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, उसमें से 1-2%, सारे नहीं, 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद की जिम्मेदारी नहीं देंगे। फिर वो कहेंगे इनकी गलती थी, उनकी गलती थी, ये सर ने सही नहीं पढ़ाया, वो सर ने सही नहीं पढ़ाया, मेरे पापा की गलती थी, मेरे मम्मी की गलती थी, भैया की गलती थी, चाचा की गलती थी। बाकी आप में से 98% बच्चे, अगर उनका किसी कारण से रिजल्ट नहीं होता है, अगर, हालांकि ऐसा ना हो, ईश्वर ना करे किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, अगर नहीं होता तो अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट करता है कि इट वाज माय मिस्टेक। वो कहता है कि ये मेरी मिस्टेक थी कि मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया। मोस्टली लोग क्या होता है, दूसरे लोगों पे, कहते हैं ना, बड़ा आसान होता है दूसरे के ऊपर थोप देना किसी बात को। आप अगर फेल हो, पास हो, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। सिंपल सा बात है। वही चीज होता है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी दूसरे की बुराई करना बंद करो, आगे बढ़ो, हमेशा हमेशा आगे बढ़ो, अच्छा अचीवमेंट लाओ। वही चीजें होती हैं कि जब किले को नहीं जीत पाता है तो इसके पास ऑप्शन क्या था? कहता है कि भाई कहीं ना कहीं बेकार सा, कहता है कि किला ही बेकार है, मैं इसे जीत ही नहीं सकता, तो बेकार किला कह करके निकल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद और अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सारा का सारा अभियान होता है। अब हलाकू का एक पौत्र होता है अब्दुल्ला का आक्रमण होता है 1192, यानी मंगोल आक्रमण इसी के समय होता है। इसी के समय क्या होता है? मंगोल आक्रमण, यानी क्या? मंगोल अभियान। अच्छा, ये अभियान क्या रहा, ध्यान रखिएगा, ये अभियान क्या होता है? अभियान असफल अभियान, ध्यान रखिएगा, असफल अभियान, असफल, अनसक्सेसफुल कैंपेन, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यही होगा पूरा कहानी सुनाने का। यानी क्या? तो मंगोल इन्वेजन, मंगोल आक्रमण कब होगा? तो 1292 में
ये कौन करेगा? तो हलाकू का एक प्रपौत्र था अब्दुल्ला, ठीक, कौन था? तो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कौन हो जाएगा? तो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अटैक करेगा, ठीक है, लेकिन इसे हरा दिया जाता है, ठीक। अब्दुल्ला अटैक करेगा, इसको हरा दिया जाएगा, डिफीटेड बाई, ये क्या हो जाता है? इसको हरा देता है, डिफीटेड बाई जलालुद्दीन। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी हराता, लेकिन अब क्या ही करोगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा हरा दिया गया। फिरोज खिलजी द्वारा हराया गया। तब इसको हरा दिया गया, तो हारने के बाद अब एक ही थी, या तो इनका सर कलम कर दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए। तो इनके लीडरशिप में लगभग मान के चलो 4000 मंगोल लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, ठीक है, ऐसे कह लीजिए। अब्दुल्ला के नेतृत्व, हारने के बाद, हराने के बाद, ध्यान रखिएगा, अब्दुल्ला के नेतृत्व में 4000 मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार किया। अच्छा बताओ, चंगेज खान का आक्रमण किसके समय हुआ था? बताओ, चंगेज खान का आक्रमण किसके समय हुआ? अरे 10 किले का मतलब किले नहीं होगा यार, मेरे यार, तुम कभी कभी 10 फोर्ट होगा। 10 किले का मतलब क्या होता है? तो 10 फोर्ट। किलो का मतलब होगा फोर्ट्स, तो 10 किला को फोर्ट कहते हैं बेटा, फोर्ट, ठीक है। तो 4000 मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार किया, स्वीकार कर भारत में रहे, यानी दिल्ली में स्वीकार कर भारत में रहना तय किया, भारत में रहे। और इन्हें एक नाम बना देगा मंगोलपुरी। ध्यान रखिएगा, कौन सा पुरी? मंगोलपुरी। एक मंगोलपुरी जो बना हुआ है, कहां पर है? दिल्ली में। आओगे तो देख लोगे, दिल्ली में है मंगोलपुरी। इन्हीं मंगोलों को रखा गया था, इसलिए मंगोलपुरी नाम दिया गया, ठीक है। और इन्होंने इस्लाम स्वीकार करने के बाद यही कहलाते नवीन मुसलमान, इन्हें कहा गया नवीन मुसलमान, न्यू मुस्लिम। नवीन मुसलमान का दर्जा दिया गया, नवीन मुसलमान का दर्जा दिया गया 4000 मंगोलों ने। और इसकी हत्या कौन कर देगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वॉज किल्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कब किया? तो ईयर भी लिख लेना, 1296, 1296 में, ठीक है, खिलजी ने किया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी का मतलब होगा उसी का सामंत लोग करेगा। अलाउद्दीन खिलजी का मतलब यह नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी मारेगा, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया जाएगा तो 2 लोग करते हैं, जैसे महमूद सलीम, इख्तियारुद्दीन। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या किया। अलाउद्दीन खिलजी का मतलब यहाँ पर 2 लोग, यहाँ पर हत्या अलाउद्दीन खिलजी की जगह इसी के कमांडर होते हैं, बेसिकली इसी के 2 कमांडर थे, इसी के 2 लोग, अलाउद्दीन खिलजी के 2 लोग थे, 2 लोग, दो सलाहकार थे, उन्हीं के द्वारा मारा जाता है। तो वो नाम उसी का रहता है, जैसे महमूद सलीम होता है और क्या इख्तियारुद्दीन होता है, महमूद सलीम और कौन? इख्तियारुद्दीन। महमूद सलीम और कौन? इख्तियारुद्दीन। ये दोनों लोग अलाउद्दीन के कहने पर करते हैं, अलाउद्दीन के कहने पर,
ठीक, तो आपको अलाउद्दीन ही याद रखना। ये तो मैं आपको पूरा डिटेल में डेप्थ में ले गया हूं, डेप्थ से डेप्थ में बढ़ा दे कि भाई एक्चुअल पर्सन कौन था। तो एक्चुअल पर्सन आपका था कौन? महमूद सलीम इख्तियारुद्दीन। तो हो सकता है आपके एग्जाम में इन दोनों का नाम ना रहे, फिर भी हमने दिमाग में एक बार हल्का सा डाल लीजिएगा कि महमूद सलीम और इख्तियारुद्दीन, महमूद सलीम इख्तियारुद्दीन, ये दोनों लोग मारते हैं किसके कहने पर? अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर। तो आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, ये महोदय भी निपट गए। अब अगली क्लास में अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे और जानेंगे मस्त वाली प्यारी सी कहानी किसकी? रानी पद्मावती। ठीक है, अगली क्लास पूरी होगी अलाउद्दीन खिलजी का। किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल, पे करेगा सैलरी तो अभी आने दीजिए अलाउद्दीन खिलजी, फिर वेतन दिलवाते हैं। मंगोलों का रिलीजन कोई नहीं बता सकता। मंगोल असल में आसमान की तरफ जो वो था ना, चंगेज खान, लोग कहते थे मुसलमान था, तो मुसलमान नहीं था, वो हमेशा आसमान की तरफ देखता था और उसका कोई धर्म नहीं। खान का मतलब लोग कहते थे कि भाई मुस्लिम था, तो ऐसा कोई नाम नहीं था। ठीक सर, मिटाबल हिस्ट्री, अरे पढ़ लो, जब कंप्लीट होना होगा हो जाएगा, क्यों इतना परेशान हो? कब होगा कब नहीं होगा, जब भी होना होगा हो जाएगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो राज जी? आना होगा जब तब आ जाएगा, बस मस्त होकर के पढ़ाई करो, एक एक करके आराम से पढ़ते चलो। सभी हिस्ट्री पढ़नी है आपको, ऐसा तो है नहीं कि मिडवल नहीं पढ़ना है, एंशिएंट नहीं पढ़ना है, मॉडर्न है, सब पढ़ना है। एक एक नंबर से सिलेक्शन रिजेक्शन रुकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 2-4 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उनसे पूछो दर्द, वो सब मेहनत कर रहे इस बार की, उस बार जो 1-2 नंबर का है वो भी कर देंगे। ठीक, अभी इनके दरबार में पुजारी नहीं आएगा, जिनके दरबार में पुजारी आएगा उसकी बात कर लेंगे। ठीक, हम लोग अनारकली के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो हैं? आ जाएगा। हाँ, अब्दुल्ला कमांडर था, हलाकू एक राजा था, हलाकू का प्रपौत्र था, हलाकू एक पर्सन था, उसी का प्रपौत्र था अब्दुल्ला। ठीक, हाँ सर मेरा एयरफोर्स में मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग थोड़े बहुत सारे बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन 2-1 नंबर से रह जाते, तो बच्चे और मेहनत करेंगे ना, सिंपल सा बात है। तो 1-2 नंबर से जो रह जाता है वो लोग मेहनत और करेंगे, वो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उनका कंप्लीट करना है। नवरोज फेस्टिवल पर्सिया का फेस्टिवल था, नए साल के उपलक्ष्य में पढ़ाया जाता है, बनाया जाता था, इसीलिए मनाया जाता था। और बहुत सारे नाम है, ये याद करना, तो याद तो सब करना पड़ेगा, बिना याद किए कैसे काम चलेगा बताओ? आपको सेना में अगर बढ़ा दिया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा जो है व्यक्ति किस नाम से है? अगर आपके पास टीम में टुकड़ी दे दी गई 100 लोगों की, 25 लोगों की, 100 लोगों की, तो आपको याद होना चाहिए ना, आपको उनके नाम तो याद होने चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो 20-25 नाम, अगर 100 नाम नहीं याद कर पाओगे, हिस्ट्री क्यों पढ़ाई? ताकि कुछ चीज़ें जानो, अपना इतिहास जानो, अपने कल्चर के बारे में जानो, अपने लोगों के बारे में जानो, अच्छाई और बुराई को पहचानो, इसीलिए होता है। नहीं, लास्ट डायनेस्टी क्यूमर्स, लास्ट पर्सन स्लेव डायनेस्टी का क्यूमर्स को मार करेंगे। ठीक है हाँ, सिलेबस नहीं, सिलेबस तो आपका कंप्लीट कभी भी हो जाएगा, सिलेबस का टेंशन मत लो, सिलेबस पढ़ाई में ध्यान दो, सिलेबस में नहीं। सर अमोघ में 19-28 क्वेश्चन, 19 होते हैं सही 28 में से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड राना, बढ़िया परफॉर्मेंस है। अगर आपके इतने जीएस में हो रहे 19 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी जो अमोघ सीरीज में करवा रहा हूँ, अगर उसमें 60% भी आपका सही हो रहा है तो आप बहुत बेहतरीन कंडीशन में हो, अच्छी कंडीशन में हो, ध्यान रखिएगा अगर आपका हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।